जय हिंद एवरीवन। सफलता बैच के एक नए लेक्चर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैथमेटिक्स हम लोगों ने फिनिश कर रखा है और अब बचता है केवल और केवल सोशल साइंस। साइंस भी लगभग फिनिश ही हो चुका है, जितने भी चैप्टर्स, एक आध चैप्टर और भी बचे हैं उसको कुणाल सर फिनिश कर ही रहे हैं। और मैं इसमें सोशल साइंस में भी हम लोगों ने ज्योग्राफी फिनिश कर रखा है और आज हम लोग ये सोशल साइंस, ये सिविक्स भी फिनिश कर दे रहे हैं। तो हमारा दो दो सब्जेक्ट तो फिनिश हो जाएगा। बचेगा क्या? इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर और हिस्ट्री के 1 चैप्टर। ये भी हमारा एक आध हफ्ते के अंदर ही फिनिश हो जाएगा, आई होप, और उससे पहले ही हो जाएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो आज हम लोग करने वाले हैं फेडरलिज्म के एमसीक्यूज। लगभग 20 टॉप 20 एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, जिसमें हर टाइप के एमसीक्यूज में रखता हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि सोशल साइंस के एमसीक्यूज को सॉल्व कैसे करते हैं। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप सभी लोग साथ देंगे और प्रॉपर तरीके से मेरे साथ सॉल्व करेंगे। सफलता टेस्ट सीरीज जो भी बच्चे अभी तक नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको नंबर ऑफ पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट मिल जाएंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन और भी प्रॉपर तरीके से हो जाएगी। तो इसका प्राइस 149 है, बट अभी आप परचेज करते हैं यूजिंग टॉपर कूपन कोड तो आपको 10% का तुरंत का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो मेक श्योर 15 अक्टूबर से पहले इसको परचेज कर लें, ठीक है। इसमें आपको मैथ्स के, साइंस के, सोशल साइंस के, इंग्लिश और हिंदी सभी के टेस्ट मिल जाएंगे। क्लियर है? चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। Is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country। मतलब पावर को सेंट्रल और वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में हम डिवाइड करते हैं। तो ऐसा किसमें होता है? डिक्टेटरशिप में, यूनिटरी सिस्टम में नहीं, मोनार्की में नहीं, फेडरलिज्म में बिल्कुल। दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए, सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, याद ये रखिएगा कि इस पूरे सब, मतलब इस चैप्टर की, यार, इस चैप्टर का आपको डीपीपी कहाँ मिलेगा? @रैंकर्स NTSC के टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जहां से आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उसको अटेम्प्ट करेंगे और आपकी प्रिपरेशन उससे प्रॉपर तरीके से हो पाएगी। क्लियर है? विच सब्जेक्ट डज नॉट कम अंडर द स्टेट लिस्ट ऑफ इंडिया। तो स्टेट लिस्ट में पुलिस आता है, एग्रीकल्चर भी आता है, ट्रेड भी आता है, बट बैंकिंग नहीं आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बैंकिंग। बैंकिंग गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिस्ट में आता है। क्लियर? चलिए, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कैन बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट मेक लॉज। तो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन दोनों किस पर लॉज बना सकती है? देखिए, कम्युनिकेशन और डिफेंस तो हमें क्लियर है कि इस पर तो ये जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है यही बनाती है। कंफ्यूजन हमें होता है कि ट्रेड यूनियन होगा कि एग्रीकल्चर होगा। तो मुझे जहां तक लग रहा था कि यार एग्रीकल्चर जो है वो आपका स्टेट सब्जेक्ट है, बट अभी फिलहाल जो फार्मर्स लॉज हुए हैं इसमें देखा जाए तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बनाया है इसमें। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, बट इसका आंसर जो है वो ट्रेड यूनियन दिया गया है। तो ये जो मजदूरों वजदूरों को लेकर ये जो लॉज बनाए जाते हैं वो ट्रेड यूनियन दिया गया है। इसका आंसर आप लोग एक बार कंफर्म करिएगा कि ट्रेड यूनियन होगा कि एग्रीकल्चर होगा। मेरे अकॉर्डिंगली तो मुझे एग्रीकल्चर भी लग रहा है, आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, चौथा। स्टेट्स सच एज असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम enjoy special power under certain provision of the constitution। आर्टिकल 371, याद रखिएगा, आर्टिकल 371 के अंतर्गत ही असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को कुछ स्पेशल पावर दिए गए। अंडर विच कॉन्टेक्स्ट डू दे गेट दीज प्रोविजन। पहला, हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस के कारण ऐसा है। प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट ऑफ इंडिजिनस पीपल, स्पेशल प्रोविजन फॉर द एग्रीकल्चर, प्रेफरेंशियल एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट। तो आप जब इसको पढ़ेंगे तो ड्यू टू देयर हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस एंड सोशल थिंग्स, सोसाइटी, इस तरह की चीजों को लेकर उन्हें ये स्पेशल प्रोविजन दिए गए। तो इसका आंसर द हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस होगा। बट बुक में क्या दिया गया है? स्पेशल प्रोविजन फॉर एग्रीकल्चर। मुझे ये गलत लग रहा है, मैंने गूगल पे भी इसको सर्च किया तो मुझे यही लग रहा है कि द हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, व्हाट टाइप ऑफ द पावर डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड? आई थिंक 2 फोल्ड या 3 फोल्ड, बताइए। 3 फोल्ड होगा ना। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन आपके एक तो सेंट्रल के पास कुछ पावर रहती हैं, एक स्टेट के पास रहती हैं, और कुछ पावर सेंट्रल प्लस स्टेट के पास रहती हैं। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यार भैया वो तो बात नहीं हो रही है कि यहाँ पे सेंट्रल, स्टेट और पंचायती राज, नहीं, वो वाली बात नहीं हो रही है। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, कौन सी चीजें किसके हाथ में होती है, इसके बारे में बात की जा रही है। तो 3 फोल्ड हम लोग फॉलो करते हैं। डन। चलिए, हाउ मेनी लैंग्वेज आर इंक्लूडेड? तो ये तो आपको याद होना चाहिए कि 22 लैंग्वेज इंक्लूडेड हुआ है। क्लियर है? 22 लैंग्वेज को 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग पढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द कंट्रीज आर एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन? कमिंग टुगेदर मतलब एक साथ आके रहने वाली। तो इंडिया तो होल्डिंग टुगेदर है, ये आपको पता ही है। इंडिया है तो होल्डिंग टुगेदर होगा। आपने बुक में पढ़ रखा है कमिंग टुगेदर में यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो ये तीनों नाम याद रखिएगा। इस पर आपको इस बार एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। चलिए, हाउ इज द पंचायती समिति फॉर्म? पंचायत की समितियां कैसे फॉर्म होती हैं? बाई ए फ्यू ग्राम पंचायत व्हेन दे आर ग्रुप टुगेदर। दैट इज द करेक्ट आंसर, आई होप। बाय द मोस्ट मेंबर ऑफ जिला परिषद? नहीं, ये तो चुनाव करते हैं मंडल उंडल का। बाय ऑल एमपीज एंड एमएलए ऑफ द ब्लॉक? नहीं, नन ऑफ द अबव, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। डन। चलिए, द कंट्री शिफ्टेड फ्रॉम यूनिटरी, आइडेंटिफाई द कंट्री। द कंट्री शिफ्टेड फ्रॉम द यूनिटरी टू द फेडरल गवर्नमेंट। The country gave regional governments constitutional power 1993 में। The country reduced the power of the central government through an amendment। तो ये आपने कहाँ पढ़ा था? पिछले चैप्टर में पढ़ा था, आई थिंक बेल्जियम में। क्या ये चीज क्लियर है सबको? बेल्जियम में हमने पढ़ा था, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द गवर्नमेंट। देयर आर टू और मोर लेवल्स और टीयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। The jurisdiction of the respective level or tier of the government are specified in the constitution. No government is subordinate to the another। तो ये किस टाइप की गवर्नमेंट होती है? डिक्टेटरशिप, मोनार्की, फेडरलिज्म? कहोगे फेडरलिज्म भैया। ठीक है, फेडरलिज्म में आपने यही पढ़ा है कि भाई इसमें दो या दो से ज्यादा टियर होते हैं, लेवल होते हैं। जो जुरिडिक्शन होते हैं, हर लेवल पर आपकी ज्यूरी होती है। नो गवर्नमेंट इज सबऑर्डिनेट टू अनदर, एक दूसरे को उत्तरदायी नहीं होती हैं। आप लोग अपने अपने तरीके से काम करेंगे सबके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, इंडिया, स्पेन और बेल्जियम आर एग्जाम्पल ऑफ द टाइप ऑफ फेडरेशन। आपने दो टाइप पढ़े हैं, एक तो है भैया कमिंग टुगेदर वाला, और दूसरा पढ़ा है आपने होल्डिंग टुगेदर। तो आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है? होल्डिंग टुगेदर, एक दूसरे को होल्ड करके इन्होंने रखा है, यूजिंग अलग अलग प्रोविजन, उनके भाषा के आधार पर, उन्हें हर चीज के आधार पर। तो ये कौन से टाइप वाला है? होल्डिंग टुगेदर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, मैच द फॉलोइंग सब्जेक्ट फ्रॉम कॉलम ए विद द लिस्ट गिवन इन द कॉलम बी। बैंकिंग किस में आता है भाई? बैंकिंग आपका आता है स्टेट लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट में। तो कहोगे भैया बैंकिंग जो आता है वो यूनियन लिस्ट में आता है। ये मैं कॉन्करेंट में चला गया था। बैंकिंग आता है आपका यूनियन लिस्ट में। पुलिस स्टेट लिस्ट में आती है, आपको भी पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, गुजरात पुलिस। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये एक नई चीज आई है आफ्टर ये जो हमारा कानून बना संविधान के बाद, तो इसे हम रखते हैं रेसिडरी सब्जेक्ट में। एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट, एजुकेशन पे स्टेट भी पॉलिसीज बनाती है और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी। अब रेसिडरी सब्जेक्ट पे अगर कोई पॉलिसी बनानी होती है तो कौन बनाता है? वो बनाता है इसका सेंट्रल गवर्नमेंट ही है। ये चीज अगर पूछा जाए तो इसको याद रखिएगा। चलिए, आपका एसेशन और रीजन वाला क्वेश्चन आ गया। बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम ए यूनिटरी टू ए फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल सही बात है। फेडरल गवर्नमेंट आर लास्ट लॉन्गर, बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट एकदम काफी कई दिनों तक चलती है, ये तो आई थिंक क्लियर है। तो क्या इस कारण से इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को चुना था? नहीं, ताकि ये एक दूसरे को होल्ड करके रख पाए, अपने जो भी इनकी कल्चर है, जो भी इनके भाषा के आधार पर अलग अलग लोग हो रहे हैं, तो वो सारी चीजों को ये मिला पर। तो दैट इज नॉट योर करेक्ट एक्सप्लेनेशन कि फेडरल गवर्नमेंट कई लंबे समय तक चलती है इसलिए हमने इसको किया, ऐसा नहीं है। हाँ, ये चीजें फिर सही है, ये चीजें सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा क्लिक करेंगे? बी वाला। चलिए नेक्स्ट, तमिल लीडर वांट्स श्रीलंका टू बिकम अ फेडरल सिस्टम, बिल्कुल सही बात कही। तमिल वाले चाहते थे कि भाई उनको भी अधिकार मिले, एक फेडरल स्ट्रक्चर बने। फेडरल सिस्टम स्टेबलाइज ए पीसफुल एंड स्टेबल एनवायरनमेंट इन द कंट्री, बिल्कुल। और यही कारण था कि वो चाहते थे कि भाई किसी भी तरह से गृह युद्ध ना हो, किसी भी तरह से कोई डिस्प्यूट ना हो, और हम लोग भी प्रॉपर तरीके से रहें जिस तरह से बाकी सिंगली लोग रहते हैं। ठीक है, तो दैट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, फेडरेशन दैट आर फॉर्म्ड बाय होल्डिंग टुगेदर डू नॉट गिव इक्वल पावर टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। जो होल्डिंग टुगेदर, जैसे भारत में हो गया, तो किसी किसी को ज्यादा पावर दी गई है, किसी किसी को कम दी गई है। तो दैट इज करेक्ट कि जो होल्डिंग टुगेदर वाले होते हैं वहां पे इक्वल पावर सबको नहीं दी जाती है। स्टेट शुड बी ट्रीटेड डिफरेंटली टू हेल्प देम टू डेवलप। इनको अलग तरीके से स्टेट्स को ट्रीट किया जाना चाहिए, ये गलत बात है। तो ये सही है, तो ये गलत है। और यहाँ पे रीजन वाली कोई बात ही नहीं है कि स्टेट को इक्वल प्रायोरिटी देनी चाहिए, हर स्टेट को बढ़ने का एक मौका देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो स्टेट को कम वो देना चाहिए, इस स्टेट को ज्यादा देना चाहिए। सबको डेवलप करने का एक बराबर का योगदान करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को।
चलिए क्वेश्चन नंबर 15, read the sources given below, answer the question that follows. A second test for Indian Federation is the language policy. Our constitution did not give the status of national language to any one language. Hindi was identified as the official language, but Hindi is the mother tongue of the only 40% of Indians. Therefore, there are many safeguards to protect other languages. Which among the following is not a scheduled language? तो आपको वो 22 एक बार देख रखना होगा जो भी है, जिसमें संथली है, संस्कृत है, सिंधी है, अंगिका नाम का कोई भी लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ द फेडरलिज्म। सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिसीज इन आवर कंट्री। बिल्कुल सही बात है। द रूल लेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ना, द रूल लेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ना, द एग्जीक्यूशन ऑफ लॉज बाय पंचायत। देखिए हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इसलिए अच्छी चल पाई कि सब जो भी पार्टियां रही हैं वो भी बड़े ही डेमोक्रेटिक तरीके से चली हैं। इसी का कारण है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी जो है सक्सेसफुल रही है, फेडरलिज्म सक्सेसफुल रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेस्ट फॉर द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री? क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, ये तो है भाई। लैंग्वेज पॉलिसी, ये भी है। रिलीजन पॉलिसी, ये भी है। पॉलिसी ऑफ ट्रैफिक रूल एंड पॉलिसी पुलिसिंग, दैट इज नॉट। इससे आपका फेडरलिज्म तो नहीं होता है। ठीक है, डेमोक्रेसी इससे तो नहीं होती है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ये तो रूल रेगुलेशन है ना एक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फेडरल सिस्टम? टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, सही बात है। टू एकोमोडेट न्यू टेरिटरीज, नहीं। टू फिल्टर पीपल बिलोंगिंग टू वन कास्ट टू इथनिक ग्रुप, नहीं। टू रिजेक्ट रिलीजनल डाइवर्सिटी, नहीं। तो आई थिंक यही करेक्ट आंसर है, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। क्वेश्चन नंबर 18, complete the following sentences by choosing the most appropriate option. State government has power of its own for which it is answerable to the state government. Central government, state government has power of its own for which it is answerable to the central government, नहीं। It is not answerable to state government, ये सही लग रहा है मुझे। It is answerable to the people, हाँ ये ज्यादा सही लग रहा है। जो भी चीजें ये सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसरेबल है या नहीं है, लेकिन ये फेडरल में है, डेमोक्रेटिक है, तो ये पीपल को आंसरेबल है। इट इज आंसरेबल टू द रीजनल एंड लोकल गवर्नमेंट, नहीं। तो सी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन एंड आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू द अनदर फेडरेशन। दिस बैलेंस डिपेंड्स मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन विच द फेडरेशन वाज फॉर्म्ड। ठीक है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट थ्रू विच द फेडरेशन हैव बीन फॉर्म्ड। The first route involves independent state to coming together on their own to form a bigger unit, so that they by pooling sovereignty and retaining identity they can increase their security. Identify the type of federation, तो आपको दिख रहा है कि ये coming together federation वाले हैं। ठीक है, अलग अलग कंट्री एक साथ आकर रहती है ताकि उनके में यूनिटी बने, वो एक स्ट्रॉन्ग पावर बन सके। Which of the following can be an example of identified type? तो ये कौन सा टाइप, इसमें कौन सा एग्जाम्पल होगा? तो कहोगे भाई यूएसए, बाकी इंडिया, बेल्जियम तो हमें पता है कि ये लोग होल्डिंग टुगेदर वाले हैं। रसिया का अभी हमें कोई आइडिया नहीं है, इसके बारे में आप देखेंगे तो आई थिंक ये भी आपको होल्डिंग टुगेदर वाला ही मिलेगा। चलिए सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट दिस टाइप ऑफ फेडरेशन? स्टेट शेयर इक्वल पावर्स, स्टेट कैन नॉट गो आउट ऑफ द फेडरेशन, सेंट्रल इज स्ट्रॉन्गर, स्टेट डू नॉट हैव एब्सोल्यूट पावर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट दिस टाइप ऑफ फेडरेशन? स्टेट शेयर इक्वल पावर, तो इसमें इक्वल पावर तो शेयर करता है, ये सही है। स्टेट कैन नॉट गो आउट ऑफ फेडरेशन, सेंट्रल इज स्ट्रॉन्गर, आई थिंक ये भी गलत है, यही गलत है। नॉट ट्रू, सेंट्रल स्ट्रॉन्गर नहीं होता है। यहाँ पे क्या है कि इक्वल पावर सबको होता है, क्योंकि होल्डिंग टुगेदर में हम लोग क्या कहते हैं, अरे कमिंग टुगेदर में हम कई कंट्री आपस में आके मिलती है और सबको एक बराबर का पावर मिलता है। तो दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि भैया बड़ा जल्दी क्वेश्चन खत्म हो गया। 14-15 मिनट में आपने पूरा चैप्टर का क्वेश्चन करा दिया। देखिए बेसिकली मेरा मतलब ये है कि आपको एमसीक्यू जो मैं डीपीपी के फॉर्म में प्रोवाइड करो, इसका आप होमवर्क कमेंट जरूर करिएगा यार। 15 मिनट की वीडियो है, तो आई होप आप क्लियर कमेंट जरूर करेंगे इस वाले क्वेश्चन का आंसर। देखता हूँ सबसे पहले आंसर किसका आता है। तो इसका डीपीपी मैं टेलीग्राम पर आज आपको डाल दूंगा, तो मेक श्योर सारे के सारे बच्चे, आई थिंक डल चुकी है, हाँ, रैंकर्स एनटीएससी के टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर लेंगे और इसको अटेम्प्ट करेंगे। 60 से 70 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको उस अच्छी किताब से जहाँ से आपको क्वेश्चन करने हैं।
क्लियर है? आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बचे हुए 3 चैप्टर आपके जल्दी फिनिश करा दिए जाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड